नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आज हमारे विषय ई 301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नई वीडियो में बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में। आज हम जानेंगे डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ साथ स्पीड किन पैरामीटर से कंट्रोल हो सकती है उनके बारे में, और फिर जानेंगे कि स्पीड कंट्रोल करने के आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड किस तरह से काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डीसी मोटर्स महंगी होती हैं, वो एक ऐसी सप्लाई से चलती है जो आम उपलब्ध नहीं है, उनमें मेंटेनेंस ज्यादा है, वो नाजुक होती हैं, ओवरलोड कैपेसिटी नहीं रखती हैं। फिर भी हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में जहां हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए या तेज एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन चाहिए, फ्रीक्वेंट रिवर्सल चाहिए या फिर बहुत बड़ी रेंज में स्पीड का कंट्रोल चाहिए, सभी जगह पे हम डीसी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। सभी एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स में या पोजीशन कंट्रोल एप्लीकेशंस में जहां हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, हम डीसी मोटर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। डीसी मोटर्स रोलिंग मिल्स में इस्तेमाल होती हैं, वो एलिवेटर्स, ट्रॉली कार्स, क्रेन, माइन होइस्ट, पेपर मिल्स, हमारे जो डीजल से चलने वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं उनकी ड्राइव मोटर्स हैं, बैटरी ऑपरेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब की जो ट्रैक्शन मोटर है या दूसरी जो हमारी ट्रैक्शन एप्लीकेशंस हैं उन सब में हम डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड को हम बड़ी परास में और दोनों डायरेक्शन में बहुत आसानी से, सरल और सस्ते तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। जो डीसी मोटर की स्पीड है वो बेस स्पीड से कम हम एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड से करते हैं और बेस स्पीड से अधिक स्पीड का कंट्रोल हम फील्ड कंट्रोल मेथड से करते हैं। जरा समझते हैं कि डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है और किस तरह से इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। एक डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन का क्रॉस सेक्शन डायग्राम यहाँ मैजेंटा सर्किल में आप देख सकते हैं। जो मैजेंटा सर्किल और येलो सर्किल के बीच में जो मशीन का हिस्सा है इसे हम फ्रेम या योक कहते हैं, जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना हुआ है और मशीन के सारे हिस्से इसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। इट प्रोवाइड प्लेस एंड प्रोटेक्शन टू डिफरेंट मशीन पार्ट्स। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड का काम ये करता है। ये जो शान फ्रेम में दिखाया जा रहा है ये हमारी डीसी मशीन का उभरा हुआ चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल है। एक नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है और साउथ पोल में फ्लक्स अंदर आता है और ये फ्लक्स अपनी वापसी योक के मार्फत करता है। तो योक इस फ्लक्स की वापसी को लो रिलेक्टेंस का और हाई परमेबिलिटी का रास्ता प्रोवाइड करता है। तो ये जो हमारा कास्ट आयरन या कास्ट स्टील है वो स्ट्रक्चरल वाइज भी बढ़िया मटेरियल है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अच्छी रखता है। पोल का ये जो भाग है जिसके चारों तरफ ये वाइंडिंग की हुई है उसे हम पोल कोर कहते हैं, और जो आगे का हिस्सा है जो थोड़ा ज्यादा चौड़ा है और यहां इसकी सैलिएंट शेप होर्शू आकृति की हुई है, ये शू इसलिए चौड़ा बनाया गया है कि ये वाइंडिंग को सपोर्ट कर सके और जो फ्लक्स साउथ पोल से अंदर जाने वाला होगा वो यहां पोल के चारों तरफ फैलेगा और ये जो आयरन भाग है उसके परमेबिलिटी से फ्लक्स की ताकत बढ़ेगी और फ्लक्स रेडियल बनेगा और ये वाइंडिंग को सपोर्ट भी करेगा और फ्लक्स को स्प्रेड भी करेगा। शू जो चौड़ा है, कोर को चौड़ा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहां टर्न्स हैं, उनकी लंबाई कोर की डायमेंशंस से प्रभावित होती, तो कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए कोर को स्क्वायर सेक्शन का लेते हैं और कोर से शू का हिस्सा चौड़ा कर लेते हैं। यहां जो फील्ड वाइंडिंग है वो इंसुलेटेड कॉपर के टर्न्स हैं और फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स की ओरिएंटेशन और करंट की डायरेक्शन इस तरह से रखी गई है कि एक पोल नॉर्थ पोल बने और एक साउथ पोल बने, एक से फ्लक्स बाहर निकले और एक से फ्लक्स अंदर निकले। तो एक मेरी डीसी मशीन में बराबर संख्या में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। दोनों पोल कोर और शू लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के बनाए हुए हैं और इस लेमिनेटेड स्ट्रक्चर को असेंबल करके और योक से फिक्स कर दिया गया है। फील्ड वाइंडिंग में करंट से इस रोटेटिंग पार्ट को, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर के चारों तरफ कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बनाने की जिम्मेदारी इन फील्ड पोल्स की है। यहां मैजेंटा सर्किल के अंदर आया हुआ हिस्सा आर्मेचर कहलाता है। एक मशीन में आर्मेचर उस भाग को कहते हैं जिसमें ज्यादा पावर हो। तो यहां जो वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज भी ज्यादा है, करंट भी ज्यादा है, तो पावर ज्यादा है और ये आर्मेचर के चालकों में जो इलेक्ट्रिक पावर आती है उसे मैकेनिकल टॉर्क बनाने का काम करता है और रोटेटिंग हिस्सा है। जो आर्मेचर का अंदर का हिस्सा है मैग्नेटिक पार्ट, उसे
आर्मेचर कोर कहते हैं, और आर्मेचर कोर भी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है और दो सिलिकॉन लेमिनेशंस के बीच में वार्निश का इंसुलेशन है ताकि एडी करंट का फ्लो कम किया जा सके और एडी करंट लॉसेस कम रखे जा सके। इस आर्मेचर की आउटर पेरिफेरी में यहां स्लोट्स बने हुए हैं और इन स्लोट्स में हम इंसुलेशन लगा के इंसुलेटेड कॉपर वायर से एक डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बनाते हैं, जिसमें बहुत सारी कॉइलों को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि कॉइल की अगर एक साइड नॉर्थ पोल में है तो दूसरी साइड साउथ पोल में हो। फुल पिच कॉइल होती है और दो कॉइल परस्पर आपस में ओवरलैप भी कर सकती है लेफ्ट वाइंडिंग में, या वो तरंग की माफिक नॉर्थ पोल से कंडक्टर साउथ में आया, फिर साउथ से अगले नॉर्थ में गया, फिर साउथ में आया, इस तरह से फैलती है। चाहे लेफ्ट वाइंडिंग हो या वेव वाइंडिंग हो, हम वाइंडिंग का शुरुआती हिस्सा और आखिरी हिस्से को आपस में जोड़ देते हैं और इस तरह से जो क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है उसे सप्लाई देने के लिए जो आर्मेचर की वाइंडिंग में ओवरहैंग निकले होते हैं, आर्मेचर की जो लंबाई है वो पोल की लंबाई के बराबर है और उस लंबाई में स्लोट के अंदर जो कंडक्टर की लंबाई है वो एक्टिव लंबाई है और उस एक्टिव लंबाई में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन का प्रोसेस होता है जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक धारा वहन करता है। लेकिन इन धारा को जारी रखने के लिए जो एक्स्ट्रा कनेक्शन ओवरहैंग के बनाए होते हैं, उन ओवरहैंग से हम टेपिंग्स निकालकर और आर्मेचर कॉइल्स का कनेक्शन एक दूसरे मशीन हिस्से से करते हैं जो रोटेटिंग है और उसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। ये जो येलो सर्किल में आया हुआ हिस्सा है ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर वेज आकृति के, कुल्हाड़ी नुमा आकृति के हार्डन्ड कॉपर के टुकड़ों से बना हुआ होता है और इन टुकड़ों को दो टुकड़ों के बीच में माइका का इंसुलेशन लगाकर और एक सिलेंड्रिकल सेगमेंटेड असेंबली बना ली जाती है और हर टुकड़े से कॉइल के ओवरहैंग का कनेक्शन करके और वाइंडिंग के लिए करंट की कनेक्शन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन की ब्रशेज से जोड़ा जाता है। जो कार्बन ग्रेफाइट के ब्रशेज हैं वो एक ब्रश होल्डर से जो हमारे योक फ्रेम से अटैच्ड होता है उसमें स्प्रिंग प्रेशर के साथ ये कम्यूटेटर के टुकड़ों के साथ इलेक्ट्रिक कांटेक्ट बनाए रखती हैं और स्थिर हैं और कम्यूटेटर घूमता है। कम्यूटेटर के टुकड़े से वाइंडिंग के टेपिंग से वाइंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का सर्कुलेशन होता है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज्ड वाइंडिंग है और सेगमेंटेड कम्यूटेटर की असेंबली है और जो ब्रश की हम इंटरपोलर रीजन में जो पोजीशनिंग करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जितने भी कंडक्टर नॉर्थ पोल के नीचे आते हैं उन सब में करंट की डायरेक्शन एक समान रहती है, जैसे कि हमने नीली हाईलाइट में दिखाया है, और जितने भी कंडक्टर साउथ पोल के नीचे हैं उनमें करंट आपस में तो एक समान है पर नॉर्थ पोल से उल्टा है। और घूमते समय जब कंडक्टर नॉर्थ पोल छोड़कर साउथ पोल के नीचे आएगा तो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं वो ब्रश के साथ कनेक्शन इस तरह से बदलेंगे कि चालक में धारा की दिशा बदल जाएगी। हम कहते हैं कि रोटेशन के दौरान हमारा जो कम्यूटेटर है वो एक इन्वर्टर का कार्य करता है और हम ब्रशेज पे तो डीसी देते हैं पर चालकों को घूमते समय धारा बदलती हुई दिशा की मिलती है, अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। इससे हमारे मोटर के घूमने की दिशा लगातार एक बनी रहती है। जरा समझते हैं कि मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है और मोटर की गति को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक डीसी मोटर की वर्किंग समझने के लिए एक सिंगल कॉइल एलिमेंट्री मॉडल यहाँ दिखाया हुआ है और जब हम सप्लाई से डीसी वोल्टेज ब्रश के ये जो नीले तीर से हमने दिखाया उनके साथ कम्यूटेटर से कनेक्ट करके आर्मेचर की कॉइल में करंट का फ्लो करते हैं तो ये नीले तीर की भांति जब कॉइल में करंट जाता है तो ये धारावाही आर्मेचर चालक यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड कॉइल्स में करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं और धारावाही चालक का चुंबकीय प्रभाव यहाँ फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय प्रभाव से अन्योन्य क्रिया करके और यहाँ लाल तीर की दिशा में बल अनुभव करने लगता है। ये बल एक युग्म बनाकर इस आर्मेचर के कॉइल स्ट्रक्चर को घुमाने वाला टॉर्क बना लेते हैं और हम समझ सकते हैं कि एक मोटर में जब हमारी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के चारों तरफ एक वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसका फ्लक्स पर पोल अगर फाई हो और आर्मेचर के चालकों में धारा प्रवाहित होती है और आर्मेचर धारा IA हो तो जो घूर्णन का बलागुण बनता है वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के गुणा के अनुपात में होता है। सो मोटर टॉर्क इज KT फाई IA, जहां KT मोटर की डिजाइन के हिसाब से कांस्टेंट है और फाई फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है और IA आर्मेचर में जाने वाली धारा है। अगर धारा और फ्लक्स का गुणा अधिक होगा तो मोटर के घुमाने की ताकत टॉर्क अधिक होगा। हमारी डीसी मोटर में एक बहुत शानदार गुण है कि वो अपनी धारा के मान को इस तरह से बदल लेती है कि उसके द्वारा बनाया गया बलागुण लोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। अगर हम किसी मोटर पे उसकी क्षमता से अधिक बलागुण की डिमांड करेंगे तो मोटर अपनी क्षमता से ज्यादा धारा देके खुद को नष्ट कर सकती है। तो किसी मोटर के द्वारा
द्वारा अधिकतम बनाया गया बलागुण उस धारा से निर्धारित होता है जो आर्मेचर में ताप को सुरक्षित स्तर से अधिक किए बिना वहन किया जा सकता है। हमने समझा कि जब धारावाही चालकों पे बल से बलागुण से मोटर घूर्णन करती है तो ये जो सेगमेंटेड कम्यूटेटर है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज वाइंडिंग है वो इन्वर्टर का काम करती है। और आप देखिए कि मोटर की ये धारा जैसे ही चालक एक पोल साउथ पोल छोड़कर नॉर्थ पोल में आएगा, धारा की दिशा बदल दी जाएगी, लेकिन बलागुण और बल की दिशा लगातार उसे एक ही दिशा में घुमाती रहेगी। अब ये घूमते हुए चालक जब बार बार नॉर्थ और साउथ पोल के फ्लक्स को काटते हैं तो एक मोटर के अंदर स्वतः ही एक जनित्र क्रिया हो जाती है और मोटर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और हमारे बहुत प्रसिद्ध लेंज के नियमानुसार ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अपनी उत्पत्ति के कारण, जो कि इस सप्लाई वोल्टेज द्वारा भेजा गया करंट है, उसका विरोध करती है। तो एक मोटर में आर्मेचर के अंदर स्वजनित्र क्रिया से उत्पन्न विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ कहलाता है। और इस बैक ईएमएफ का मान आर्मेचर के चारों तरफ फील्ड वाइंडिंग से बनाए गए वर्किंग फ्लक्स और हमारे आर्मेचर की रोटेटिंग स्पीड के गुणनफल के अनुसार होता है। और यहाँ P पोल की संख्या है, Z हमारे आर्मेचर में चालकों की कुल संख्या है और A हमारी वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या द्वारा तय होता है, जो लैप वाइंडिंग में पोल के बराबर होता है और वेव वाइंडिंग में 2 होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ फ्लक्स और स्पीड के गुणा के अनुसार है। हम इस सूत्र से जब डीसी मोटर की सर्किट मॉडलिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है उसका एक अंश तो बैक ईएमएफ विरोध कर देता है और बचा हुआ जो अंश है वो आर्मेचर में धारा प्रवाहित करके आर्मेचर के रेजिस्टेंस में विभवपात करता है। तो ये हमारी एक डीसी मोटर की वर्किंग के समय सप्लाई वोल्टेज और उत्पन्न बैक ईएमएफ के साथ आर्मेचर धारा का संबंध हो गया है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो मोटर में जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज माइनस IaRa है, जहां Ia आर्मेचर की धारा है और Ra आर्मेचर का प्रतिरोध है। मोटर चलते समय अपना बैक ईएमएफ इस तरह से संयोजित करती है कि इस समीकरण के अनुसार ली गई धारा हमारी मोटर के द्वारा आवश्यक बलागुण का निर्माण कर देती है। अभी अगर मैं बैक ईएमएफ का स्पीड के साथ संबंध देखूं तो मैं पा रहा हूं कि बैक ईएमएफ में अगर एक नियतांक और फ्लक्स का भाग दे दूं तो मेरे स्पीड का ये सूत्र आ जाता है और मैं इस विभव समीकरण से बैक ईएमएफ की जगह ये V माइनस IaRa लिख सकता हूं। और ये मेरे लिए एक मोटर की गति का नियंत्रण करने वाला एक कार्य सिद्धांत हो गया है। हमारी उपयोगिता की मांग के अनुसार हमें हमारी डीसी मोटरों से संचालित ड्राइव की स्पीड को नियंत्रित करना पड़ता है। इस तरह से इंटेंशनल हमारी इच्छा से जो स्पीड में हम परिवर्तन करते हैं उसे हम स्पीड का कंट्रोल कहते हैं, गति का नियंत्रण कहते हैं। जो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और फीडबैक से आधारित किसी ऑटोमेटिक सिस्टम से भी इसे करवा सकते हैं। जो स्पीड का इस तरह से जो नियंत्रण है हमारी इच्छा से किया गया वो उस स्पीड रेगुलेशन से जो लोड के कारण टॉर्क बनाते समय मोटर द्वारा धारा लेने से स्पीड में जो स्वतः इनहेरेंट चरित्र अनुसार कैरेक्टरिस्टिक वाइज जो चेंज होता है उससे डिफरेंट है। हमने जाना था कि बैक ईएमएफ में फ्लक्स और एक नियतांक का भाग देने से स्पीड का कार्य सूत्र प्राप्त हो जाता है और बैक ईएमएफ को विभव सूत्र के अनुसार हम इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम ये यहाँ स्पीड के दो रूप पा सकते हैं, एक जो भार द्वारा ली गई धारा से स्वतंत्र है और सप्लाई वोल्टेज और कार्यकारी फ्लक्स के अनुसार है, और एक दूसरा जो बलागुण बनाते समय जो मोटर धारा ले रही है उसके कारण आर्मेचर के रेजिस्टेंस में हुई विभवपात से नियंत्रित होता है। हम इस पहले अंश को एन नोट या नो लोड स्पीड कहते हैं और नो लोड स्पीड का मान आप देख पा रहे हैं लगाए गए विभव और फील्ड वाइंडिंग द्वारा बनाए गए फ्लक्स के ऊपर निर्भर है। और विभव घटाने से नो लोड स्पीड घटेगी और फ्लक्स घटाने से नो लोड स्पीड बढ़ेगी। अभी मैंने सिर्फ घटाने की बात इसलिए कही है क्योंकि एक हमारा रेटेड क्षमता मान होता है विभव और फ्लक्स का, और किसी भी मशीन की क्षमता से तात्पर्य है वो अधिकतम कार्यकारी स्थितियां जिस पे उसका ऑपरेशन सुरक्षित है। तो अगर हम क्षमता से अधिक विभव या क्षमता से अधिक फ्लक्स बनाएंगे तो मोटर में क्षतियां बढ़ने से, ताप बढ़ने से ऐसी हानियां हो सकती हैं कि मोटर नष्ट हो जाए। तो हम विभव को क्षमता से ज्यादा या फ्लक्स को क्षमता से ज्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हें कम करेंगे और आप देखेंगे कि विभव कम करने पे नो लोड स्पीड कम होगी और फ्लक्स कम करने से नो लोड स्पीड बढ़ेगी। तो हम दोनों काम कर सकते हैं, नो लोड स्पीड को घटा भी सकते हैं विभव को बदलकर और बढ़ा भी सकते हैं फ्लक्स को बदलकर। और ये जो दूसरा भाग है यहाँ येलो हाईलाइट में दिखाया हुआ, अब ये वो स्पीड में परिवर्तन है जो भार या
लोड के परिवर्तन से हो रहा है। और हम देखेंगे कि मोटर अगर अधिक बलागुण बनाती है, ज्यादा धारा लेती है, तो मोटर की गति धारा बढ़ने से कम होती है। हमने जाना था कि एक मोटर के द्वारा बनाया हुआ बलागुण उसके द्वारा ली गई धारा के समानुपाती होता है और मोटर की धारा बलागुण बढ़ाते समय बढ़ती है। और धारा और गति के साथ जो संबंध है मोटर का, जो इस अभिलक्षणिक समीकरण से हमने समझा है, इसमें स्पीड और धारा के संबंध में एक ऐसी स्पीड है, गति है, जो धारा शून्य पर प्राप्त होती है और वो विभव और फ्लक्स के अनुसार ये नीले तीर से इंकित नो लोड स्पीड हो गई। और जब मेरे मोटर का बलागुण बढ़ने से धारा बढ़ती है तो ये स्पीड रेगुलेशन से उसकी स्पीड यहां नीले अभिलक्षण से जैसे स्पष्ट है घटती है। अधिक धारा से आर्मेचर के रेजिस्टेंस में विभवपात होने से ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता है और नो लोड स्पीड से एक्चुअल स्पीड कम हो जाती है। हम एक मोटर की इलेक्ट्रॉनिक विधि से गति को एक आधार गति से ज्यादा या कम कर सकते हैं। जो मोटर की बेस स्पीड है वो स्पीड है जो एक मोटर वर्किंग कंडीशन में रेटेड करंट लेते समय रेटेड सप्लाई वोल्टेज और रेटेड फ्लक्स के साथ बनाती है। अगर हमें स्पीड इससे अधिक चाहिए तो हम इस नो लोड स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्लक्स जो मोटर बनाती है उसे घटाते हैं और इस तरह से फ्लक्स का परिवर्तन करके स्पीड का बढ़ाना फील्ड कंट्रोल कहलाता है। अगर हमें गति बेस स्पीड से कम चाहिए तो हम नो लोड स्पीड को घटाने के लिए मोटर के आर्मेचर को जो वोल्टेज दी जा रही है उसे घटाते हैं और इस तरह से आर्मेचर को दी गई वोल्टेज को घटाना या उसी करंट पे मोटर के आर्मेचर के साथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा और इस अभिलक्षण में स्पीड रेगुलेशन के ढाल को अधिक रेजिस्टेंस पे ज्यादा करके और कार्यकारी स्पीड को उसी धारा पे पूर्व नीले कर्व से लाल कर्व पे शिफ्ट करना, रेजिस्टेंस लगा के गति बदलना आर्मेचर की कंट्रोल कहलाती है। ये दोनों आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल क्या है? आर्मेचर कंट्रोल में हम मोटर की फील्ड वाइंडिंग को फिक्स्ड रेटेड वोल्टेज देते हैं ताकि वो रेटेड करंट लेके अधिकतम क्षमता के अनुसार कार्यकारी फ्लक्स आर्मेचर के चारों तरफ बना दे। और आर्मेचर के सिरों पे हम एक वेरिएबल डीसी वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से थायरिस्टराइज जो सप्लाई है हमारी उससे प्राप्त करते हैं। अगर हमारी मेन सप्लाई डीसी के रूप में हमें उपलब्ध है तो हम वेरिएबल डीसी फिक्स्ड डीसी से चॉपर की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारी मेन सप्लाई हमें एसी उपलब्ध है और मोटर की वर्किंग के लिए हमें वेरिएबल डीसी प्राप्त करनी है तो हम कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो वेरिएबल डीसी वोल्टेज हम आर्मेचर को देते हैं तो अगर हम वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से कम कर देते हैं, आप देखिए लगातार, तो जब हम वोल्टेज को कम करते हैं तो हमारी जो नो लोड स्पीड है, आप देखिए जो रेटेड वोल्टेज पे एन नोट है वो वोल्टेज घटाने पे थोड़ी कम हो गई है, वो यहाँ हरे हाईलाइट के अनुसार वोल्टेज घटाने पे कम हो गई है। और अगर हम वोल्टेज को और घटाते हैं, देखिए आप V डबल डैश, तो ये और कम हो जाएगी, और घटाएंगे तो ये और कम हो जाएगी। तो हम अगर मोटर की आर्मेचर की अप्लाइड वोल्टेज को कम करते हैं तो नो लोड स्पीड कम हो जाएगी। अब मोटर अपने लोड टॉर्क के हिसाब से किसी करंट पे जब काम करेगी, करंट के कारण जो मोटर की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक में जो स्पीड रेगुलेशन है उससे लोड से उसकी गति में कुछ 5 से 10% कमी आ सकती है। तो आप देखेंगे कि किसी एक बलागुण के लिए मोटर जब किसी एक करंट पे काम करेगी तो उसकी स्पीड जो रेटेड वोल्टेज पे अधिक है उसे मैं वोल्टेज घटा के मनिच्छित तरीके से कम कर सकता हूं। और इस तरीके से जब हम सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर की घटाते हैं तो जो मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ बन रहा है वो तकनीकी रूप से घट जाता है और उससे, क्योंकि स्पीड और बैक ईएमएफ समानुपाती है, देखिए आप, तो बैक ईएमएफ कम होने से स्पीड कम हो जाती है। इस मेथड में जो मोटर की अधिकतम धारा लेने की क्षमता अगर ये है तो मोटर के द्वारा बनाया जाने वाला अधिकतम जो टॉर्क है वो नियत रहता है। अर्थात मोटर की टॉर्क बनाने की क्षमता इस आर्मेचर कंट्रोल में नियत रहती है। तो हम आर्मेचर कंट्रोल को कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल कहते हैं। और स्पीड घटने से मोटर की जो शक्ति क्षमता है वो कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम स्विचिंग एक्शन से ये काम करते हैं तो जब मोटर का आउटपुट मैकेनिकल कम होता है तो मोटर इलेक्ट्रिक इनपुट भी कम लेती है। हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसकी मेरिट, डीमेरिट और दूसरी बातें करेंगे तो चीजें और ज्यादा समझ में आएगी। अभी बात करते हैं कि फील्ड कंट्रोल क्या है। फील्ड कंट्रोल के दौरान हम मोटर के आर्मेचर को फिक्स्ड रेटेड वोल्टेज दे देते हैं जो अधिकतम क्षमता के अनुसार तय है। तो मोटर अधिकतम क्षमता के अनुसार बैक ईएमएफ पे काम करेगी निर्धारित धारा लेते समय। और हम फील्ड वाइंडिंग को एक वेरिएबल डीसी सप्लाई देते हैं। और जब हम फील्ड वाइंडिंग की करंट को वोल्टेज घटा के कम करते हैं तो उसके द्वारा बनाया गया फ्लक्स जब कम होता है तो हमारी मोटर की नो लोड स्पीड भी फ्लक्स का
कम होने से अधिक हो जाती है, और यहां जब फ्लक्स कम हुआ है तो ये जो स्पीड रेगुलेशन की फीचर है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक में, वो बढ़ जाती है। तो अगर कम स्पीड पे जब मैं नॉर्मल फ्लक्स के साथ मोटर को ऑपरेट करता हूं तो उसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ये काले रंग की है, जो नो लोड से फुल लोड तक मान लेते हैं कि 10% स्पीड को घटाती है। तो जब मैं फ्लक्स को कम कर दूंगा, आप देखिए कि रेटेड फ्लक्स से ये phi1 जो फ्लक्स है वो कम हो गया है, तो मेरी नो लोड स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड रेगुलेशन भी बढ़ जाएगा, वो 10% के बजाय 15 या 20% हो जाएगा। लेकिन मैं पाऊंगा कि मेरी मोटर है वो अब पहले से ज्यादा स्पीड पे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन पे ऑपरेट हो सकती है। जब मैं मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्लक्स को घटाता हूं तो मोटर के द्वारा जो टॉर्क फ्लक्स और करंट के प्रोडक्ट से बनता है वो घट जाता है, तो मेरी मोटर हायर स्पीड पे कम टॉर्क बनाती है, और जब वो कम स्पीड पे होती है तो ज्यादा टॉर्क बनाती है। और एक खूबसूरत बात है कि टॉर्क और स्पीड का गुणा नियत रहता है और मोटर की पावर कांस्टेंट रहती है स्पीड बदलने के दौरान। तो इस तरह के कंट्रोल को हम कांस्टेंट पावर कंट्रोल भी कहते हैं। अगली वीडियो में बहुत डिटेल से ये बात समझेंगे भी। तो हम पा रहे हैं कि मोटर की जब गति बढ़ती है तो उसकी टॉर्क बनाने की क्षमता यहां देखिए नीले कैरेक्टरिस्टिक से कम हो जाती है। तो जो हमारा आर्मेचर कंट्रोल है वो कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल है, और जो फील्ड कंट्रोल है वो कांस्टेंट पावर कंट्रोल है। हमारी अगली वीडियो में इनके बारे में पूरी डिटेल से सप्लाई किस तरह से वेरिएबल वोल्टेज बनाती है, और वेरिएबल वोल्टेज देने से जब हम इस तरह के कंट्रोल करते हैं स्पीड के साथ तो दूसरी क्या बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमें लगता है कि इस इंट्रोडक्टरी वीडियो से आपको डीसी मोटर की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारकों की समझ बनी है, और अगली वीडियो से आपकी विषय पर पकड़ निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी हो जाएगी। आप अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।